हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 टॉपिक जो सीरीज़ है वो यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 47 के विषय में। ठीक है, तो 47 नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपन देखते हैं और आगे कंटिन्यूशन करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमेय निदान। तो प्रमेय निदान के विषय में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं ये यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो प्रमेय निदान के अंतर्गत सबसे पहले तो इसको भी अपन जैसे अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, चिकित्सा और निदान दोनों को ही अपन लेते हुए चलेंगे। तो प्रमेय निदान के विषय में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, यह खलु निदान दोष दुष्य विषेभ्या विकार विघात भाव भाव प्रति विशेष भवंती। ठीक है, तो ये प्रमेय निदान के विषय में बताया गया है। प्रमेय जो होता है वो त्रिदोष प्रकोप निमित्ता विसंति प्रमेय भवंती, यानी कि त्रिदोष प्रकोप होता है। ठीक है, त्रिदोष प्रकोप निमित्त बताया गया और 20 प्रकार के होते हैं, ये यहाँ पे आचार्य चरक ने बोले हैं। ठीक है, तो प्रमेय के 20 प्रकार बताए हैं और त्रिदोष निमित्त होते हैं, ये यहाँ पे आचार्य चरक ने कहा है। बात करें सुश्रुत चरक वांगभट्ट ने प्रमेय के 20 भेद बताए हैं। प्रमेय के निदान के विषय में बात करें तो ग्राम्य आनूप और औदक मांस का सेवन करने के कारण, श्लेष्म मेद मूत्र संजरण करने वाले आहार विहार का सेवन करने के कारण, ये जो है आपके निदान बताए गए हैं प्रमेय के, कि ग्राम्य अनूप और औदक मांस का सेवन, श्लेष्म मेद मूत्र संजनन करने वाले आहार विहार का सेवन। फिर प्रमुख दोष के विषय में बात करते हैं प्रमेय के, तो प्रमेय के प्रमुख दोष में बताए गए बहुद्रव्यम श्लेष्म दोष विशेषा। तो बहुद्रव्य श्लेष्म दोष विशेषा, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। बात करते हैं दुष्य के विषय में, तो प्रमेय के 10 दुष्य बताए गए हैं। कौन से हैं, तो रस शोणित मांस मेद मज्जा शुक्र ओज। ठीक है, तो रस शोणित मांस मेद मज्जा शुक्र ओज, इसके अलावा वसा लसिका शरीरज क्लेद। ठीक है, तो वसा लसिका और शरीरज क्लेद, ये जो है आपके प्रमेय के 10 दुष्य हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बोले हैं वृहत बद्धम मेदो मास शरीरज क्लेद शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका रसैश्च ओजा संख्या इति दुष्य विशेषा। ठीक है, तो ये आपके 10 दुष्य बताए गए हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कफज प्रमेय के विषय में। तो कफज प्रमेय के विषय में बताया गया है कि कफ के 10 गुणों में विकार से श्वेत शीत मूर्त पिच्छिल, इसके अलावा अच्छ स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र प्रसाद, ये जो है आपके कफिज प्रमेय के जो है 10 गुण के विकार बताए गए हैं। ठीक है, तो कफज प्रमेय के 10 गुण के विकार यहाँ पे कौन से हैं, तो श्वेत शीत मूर्त पिच्छिल अच्छा स्निग्ध गुरु मधुर और सांद्र प्रसाद। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अपन लोग जो कफज प्रमेय हैं उसके क्या लक्षण हैं चरक के अनुसार सुश्रुत के अनुसार, मतलब जो आपके अलग अलग जो 10 प्रकार बताए गए हैं कफज प्रमेय के, इसके क्या क्या लक्षण हैं वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार बात करते हैं। तो चरक ने बताया है उदक में है, तो चरक ने बताया है उदक में है, तो उदक में है के विषय में आचार्य चरक बोलते हैं अच्छा बहु शीतम शीत निर्गंध उदकोपमम। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, किस प्रकार के मूत्र के स्राव करते हैं, तो उदक में यहाँ पे बताया है, तो अच्छा बहु शीतम शीत शीतम निर्गंधम उदकोपमम। ठीक है, ये जो है आचार्य चरक ने बताया है। सुश्रुत ने भी उदक में ही कई वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है आपका कफज प्रमेय में इच्छु में है। तो इच्छु में के विषय में लक्षण बताया है आचार्य चरक ने अत्यंत मधुरम शीतम ईशत पिच्छिल अविलम कांडेक्षु रस संकाशम, ये क्या है आचार्य चरक ने इच्छु मेह के विषय में बताया है। ठीक है, जबकि सुश्रुत ने इच्छु मेह के स्थान पे इच्छु बालिका मेह बोला है। ठीक है, तो कफज प्रमेय में इच्छु मेह के स्थान पे इच्छु बालिका मेह बोले हैं आचार्य सुश्रुत ने। फिर बात करते हैं सांद्र मेह। तो सांद्र मेह का लक्षण आचार्य चरक ने बताया है यस्य पयुशीतम मूत्रम सांद्रित भवती भाजने। ठीक है, तो जो सांद्र में हो उसमें सांद्र मूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है, जो रोगी है वो ये चरक बोलते हैं, और सुश्रुत ने भी सांद्र में ही बताया है। ठीक है,
फिर आपका नेक्स्ट है सांद्र प्रसाद में है। तो सांद्र प्रसाद में का जो लक्षण है वो चरक ने बोले हैं यस्य सहते मूत्रम किंचित किंचित प्रसादितम। ठीक है, तो ये जो है लक्षण बताया है सांद्र प्रसाद में का आचार्य चरक ने, यस्य सहते मूत्रम किंचित किंचित प्रसादितम। तो किंचित किंचित जब आ जाए तो ये सांद्र प्रसाद में का है लक्षण, ये आपको याद रखना है। आचार्य सुश्रुत ने सांद्र प्रसाद में के स्थान पे सुरामेह का वर्णन किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपका है शुक्ल में। तो शुक्ल में का जो लक्षण है वो आचार्य चरक ने बोले हैं शुक्ल में शुक्ल पिष्ट निभम मूत्र भिक्षणम यह प्रमेहति। तो शुक्ल में बोले हैं शुक्ल पिष्ट निभम मूत्र भिक्षणम यह प्रमेहति। ये क्या है, शुक्ल में का लक्षण बताए हैं आचार्य चरक ने। आचार्य सुश्रुत ने शुक्ल मेह के स्थान पे आपका पिष्टि मेह बताया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका शुक्र मेह। तो शुक्र मेह का जो लक्षण है वो आचार्य चरक ने क्या बोले हैं, तो शुक्राब शुक्र मिश्रति व मुहुर मेहति यो नरः। ठीक है, तो शुक्राब मिला हुआ जो मूत्र है उसका स्त्राव करता है शुक्र मेह का जो व्यक्ति है वो। ठीक है, तो ये आपका शुक्राभम शुक्र मिश्रति व मुहुर मेहति यो नरः, यह जो लक्षण है वो आचार्य चरक ने बताया है और आचार्य सुश्रुत ने भी शुक्र में ही बोले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका शीत में। तो शीत में का जो लक्षण है वो आचार्य चरक बोलते हैं अत्यर्थ मधुरम शीतम मूत्रम मेहति यो भृशम। तो अत्यर्थ मधुरम शीतम मूत्रम मेहति यह भीषम, यह जो है लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं, सॉरी चरक ने बोले हैं। फिर सुश्रुत ने शीत मेह के स्थान पे फेन मेह बताया है। फिर नेक्स्ट है आपका सिक्ता मेह। तो सिक्ता मेह के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं सिक्ता मेहिनम। ठीक है, तो सिक्ता मेहिनम ये बोले हैं, सुश्रुत ने सिक्ता में ही बोले हैं। फिर है आपका सनय में। तो सनय में के विषय में आचार्य जो चरक हैं उन्होंने बोले हैं मंदम मंद वेग युक्तम कृच्छ पूर्वक मूत्र त्याग। ठीक है, तो मंदम मंद वेग युक्त कृच्छता पूर्वक मूत्र त्याग, ये जो है सनय में का लक्षण है, ये आचार्य चरक ने बोले हैं, जबकि सुश्रुत ने सनय में ही मतलब सुश्रुत ने भी माने हैं। फिर लास्ट है आपका कफच प्रमेय में, वो है आपका लाल में है। तो लाल में के विषय में आचार्य चरक बोलते हैं तंतुबद्ध मिवल लालम पिच्छिल या प्रमेहिति। ठीक है, तो ये तंतुबद्ध मिवल लालम पिच्छिलम या प्रमेहति, यह जो है लक्षण आचार्य चरक ने बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने लाल मेह के स्थान पे आपका लवण मेह बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो थे वो कफच प्रमेय थे। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो पित्तज प्रमेय के 6 गुण बताए हैं, क्षार में अम्ल में लवण कटु क्षार अम्ल लवण कटु विस्त्र और उष्ण गुण। ठीक है, तो पित्तज के आपके कितने गुण बताए हैं, पित्तज विकार के 6 गुण बताए हैं, क्षार अम्ल लवण कटु विस्त्र और उष्ण, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 6 प्रकार के आपके कौन से हैं, तो 6 प्रकार के आपके पित्तज प्रमेय हैं। अब इनके जो लक्षण है वो चरक और सुश्रुत के अनुसार अपन नाम वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका नील मेह। तो नील मेह के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं चास पक्ष निभम मूत्रम अम्ल मेहनी यो नरा। तो चास पक्ष निभम मूत्रम अम्ल मेहती यो नरा, ये जो है नील मेह का लक्षण आचार्य चरक ने बताया है। इसके अलावा सुश्रुत ने भी पित्तज प्रमेह में नील मेह को कॉमन माना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका हरिद्रा मेह। तो हरिद्रा मेह के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है हरिद्रोकम संकासम कटुसा प्रमेहिना। ठीक है, तो हरिद्र वर्ण का जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं जो प्रमेही है वो, ये आचार्य चरक ने बोले हैं। और सुश्रुत ने भी पित्तज प्रमेय में हरिद्र मेह को ही बताया है। फिर नेक्स्ट है आपका काल मेह। तो काल मेह का लक्षण आचार्य चरक ने बोले हैं मसी वर्ण मजस्र यो मूत्र मुष्णम प्रमेहति। तो यह जो है आचार्य चरक ने बोला है कि मसी वर्ण मजस्रम यो मूत्र मुष्णम प्रमेहति, ये जो है काल मेह का लक्षण बताया है आचार्य चरक ने। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने काल मेह के स्थान पे अम्ल मेह माना है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने काल मेह के स्थान पे अम्ल मेह माना है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका क्षार मेह। तो क्षार मेह के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है कि गंध वर्ण रस स्पर्श में क्षार के समान मूत्र त्याग करता है। ठीक है, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है कि गंध वर्ण रस स्पर्श में क्षार के समान जो है मूत्र का त्याग करते हैं, क्षार में है सुश्रुत ने भी माना है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट है मंजिष्ठा में। तो मंजिष्ठा में चरक ने बोले हैं मंजिष्ठोदक संकासम भृशम विस्त्रंस प्रमेहति। ठीक है, तो मंजिष्ठोदक संकासम भृशम विस्त्रंस प्रमेहति, यह जो है आचार्य चरक ने बोले हैं और मंजिष्ठा में जो है आचार्य सुश्रुत भी मानते हैं।
फिर लास्ट आपका पित्तज प्रमेह का टाइप है वो है रक्तमेह। तो रक्तमेह में यहाँ पे आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है विस्त्र लवण उष्ण रक्त सममूत्र त्याग। ठीक है, तो विस्त्र लवण उष्ण रक्त सममूत्र त्याग यह जो है रक्तमेह में बताया है। ठीक है, इसने आचार्य चरक ने, और रक्तमेह के स्थान पे शोणित में माना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है सुश्रुत में। फिर नेक्स्ट है आपका वातज में है। तो वातज प्रमेह की जो संख्या है वो 4 है। तो इसके अंतर्गत आपका वसा में आता है। तो वसा में का जो लक्षण है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं वसा मिश्रित वसाभम व मुहुर मेहति यो नरः। ठीक है, तो वसा मिश्रित जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं जो रोगी है वो। तो वसा मिश्रित वसाभम व मुहुर मेहति यो नरः, यह जो लक्षण है वो आचार्य चरक ने बताया है। इसके अलावा आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने यहाँ पे वसा में ही माना है वातज प्रमेय में। फिर हस्तिमेह के विषय में बात करते हैं। तो हस्तिमेह में मत वाले हाथी की तरह अधिक मूत्र का त्याग करते हैं जो रोगी है वो, यह आचार्य चरक बोलते हैं। सुश्रुत ने भी हस्तिमेह ही माना है वातज प्रमेय में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मज्जामेह। तो मज्जामेह के विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने बोले हैं मज्जा नाम सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः। तो मज्जा नाम सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः, यह जो है मज्जामेह के विषय में बोले हैं किसने, आचार्य चरक ने। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने मज्जामेह के स्थान पे सर्पीमेह माना है, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका मधुमेह। तो मधुमेह के विषय में बोला है कसाय मधुरम पांडु रुक्ष मेहति यो नरः। तो कसाय मधुरम पांडु रुक्ष मेहति यो नरः, ये जो है आचार्य चरक ने बोले हैं। सुश्रुत ने जो है मधुमेह के स्थान पे छौद्रमेह माना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर मधुमेह के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो मधुमेह के लक्षण में बताए हैं मधुमेह मधु समजायते सकीला द्विधा क्रुद्धे धातु क्षय द्वय दोषवृत पथे अथम। ठीक है, तो मधुमेह के 2 भेद बताए गए हैं, 2 प्रकार हैं। पहला आपका धातु क्षय के कारण वायु के कुपित होने से, दूसरे है दोषों से मार्ग के रुकने के कारण उत्पन्न वायु के प्रकोप से। तो दोषों से मार्ग के रुकने के कारण उत्पन्न वायु के प्रकोप से, यह जो है 2 कारण बताए गए मधुमेह के। फिर भस्म में का वर्णन भेल ने किया है, व तक्र में व घृत में व खटिका में का वर्णन हारित ने किया है। तो भस्म में का जो वर्णन है वो भेल ने किया है, तक्र में घृत में खटिका में का वर्णन हारित ने किया है। औपसर्गिक में का जो वर्णन है वो गोविंददास सेन ने किया है। तो औपसर्गिक में का जो वर्णन है वो गोविंददास सेन ने किया है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं साध्यता के विषय में। तो जो कपच प्रमेय है उसके विषय में यहाँ पे उन्होंने बताया है समगुण मेध स्थान कत्वा कफस्य प्रधाने दोषा दोष दुष्य समक्रिया। ठीक है, तो क्या है कफज जो प्रमेय होते हैं उसको बोले हैं साध्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका पित्तज दोष के विषय में बोले हैं पित्तज प्रमेय के विषय में संश्लिष्ट दोषे मेध स्थानत्व विरुद्धो उपक्रमत्वात्, इस वजह से ये क्या है याप्य होते हैं। और वातज प्रमेय के विषय में बताया गया है महत्यायिक त्वाद विरुद्ध उपक्रमत्वाद, इस वजह से यहाँ जो है असाध्य होते हैं। फिर महत्यायिक के विषय में बताया गया है कि महत्यायिक त्वादित मज्जा प्रभृति सारभूत धातु क्षय करत्वता। ठीक है, ये चक्रपाणी ने बोला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला है वात दोष प्रबल होने के कारण मज्जा आदि गंभीर धातुएं दूषित तथा क्षीण हो जाती हैं, तो वायु शीघ्रकारी होने से विनाशकारी हो जाती है। जिस 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 शीघ्रता से धातु का नाश होता है उतनी ही शीघ्रता से उनकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए महत्यायिक होने से वातज प्रमेय असाध्य होता है। तो वात दोष प्रबल होने के कारण मज्जा आदि गंभीर धातुओं को दूषित तथा क्षीण हो जाती है, तो वायु जो है वो शीघ्रकारी होने से विनाशकारी हो जाती है। जिस शीघ्रता से धातुओं का नाश होता है उतनी ही शीघ्रता से उनकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है, इसलिए महत्यायिक होने से वातज प्रमेय असाध्य होते हैं। फिर प्रमेय के पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो प्रमेय के पूर्व रूप यहाँ पे आपका बताया गया है कि जटिल भाव केशेषु। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जटिल भाव केशेषु, केशों में जटिल जटाएं बन जाती हैं। इसके अलावा कर्पादियों सुप्तता दाहो परिदाह की उत्पत्ति, पिपासा की उत्पत्ति, दुर्गंधता की उत्पत्ति। इसके अलावा मुख तालु कंठ का शोष हो जाना, कायस छिद्रेशु पदे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। सुप्तता च अंगेशु, अंग में सुप्तता आना। इसके अलावा षडपद पिपलिकाभिष्य शरीर
मूत्राभिसारणम, ठीक है। तो षट्पद पिपलिकाभिश्च शरीर मूत्राभिसारण, तो यह जो लक्षण है वो क्या है, प्रमेह के पूर्व रूप में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं प्रमेह के उपद्रव के विषय में। तो प्रमेह के 11 उपद्रव बताए गए हैं। कौन से वो 11 उपद्रव हैं? तो दौर्बल्य हो गया, आरोचक हो गया, अविपाक हो गया, ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, तृष्णा हो गया, दह हो गया, पूतिमास हो गया, पिंडिका हो गया, अलजी हो गया, विद्रधि हो गया। ये सभी क्या हैं आपके प्रमेह के उपद्रव हैं, सॉरी। तो उपद्रव कितने बताए गए? प्रमेह के 11 हैं। तो दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, तृष्णा, दह, पूतिमास, पिंडिका, अलजी, विद्रधि, ये क्या है प्रमेह के उपद्रव हैं। फिर प्रमेह की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं। तो साध्य प्रमेह में संशोधन करते हैं और जो संशोधन के योग्य न हो उसमें संशमन चिकित्सा कराते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका निदान में बताया गया है। फिर प्रमेह रोग में उपमा बताया गया है कि प्रमेह छिमप्रभ्यति नीड़द्रुम मीव अंडजा, ठीक है। तो ये क्या है प्रमेह के लिए उपमा दिया गया है। फिर चिकित्सा स्थान के आधार पे जो है प्रमेह के विषय में बात करते हैं। तो चिकित्सा स्थान में सबसे पहले प्रमेह को क्या बोला है? प्रमेह अनुषंगिणाम, ठीक है। तो अनुषंगी रोग बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा पुनर्भावी यानी कि पुनः होने वाला रोग होता है, तो ये क्या है पुनर्भावी है, तो पुनर्होने वाला रोग है। फिर प्रमेह में उपमा के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है प्रमेह क्षिप्रम्भ्यते निड़द्रुमी अंडजा, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रमेह के लिए उपमा दिया गया है। फिर प्रमेह का निदान है आशा सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्रौम्य अनप अदक मांसपेशी नवन्नपानम गुड़ वैकृतम प्रमेहस्य हेतु कपकृच्छ सर्वम, ठीक है। तो सुखपूर्वक आसन में बैठने की वजह से, स्वप्न दिवसेन, दधि का सेवन, ग्राम्य अनुपादक रस का सेवन, नवन्न पान, गुड़ की विकृति जो चीजें हैं उसका अधिक सेवन करने के कारण प्रमेह रोग की उत्पत्ति होती है। प्रमेह की संप्राप्तियां बताए गए हैं कि प्रकोपित वात, पित्त और कफ जब मेदोगत धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्र वह स्रोतस का अनुसरण कर नीचे की ओर जाकर वस्ती के मुख को घेर कर प्रमेह को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो प्रकोपित वात, पित्त, कफ जब मेद धातु के साथ संयुक्त होकर मूत्र वह स्रोतस का अनुसरण कर नीचे की ओर जाकर वस्ती के मुख को घेर कर प्रमेह रोग को उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ पे बोला है प्रमेहस्तु व्यानपानम प्रकोपज, यानी कि व्यान व अपान वायु के प्रकोप से प्रमेह की उत्पत्ति होती है। तो व्यान व अपान वायु के प्रकोप से क्या है प्रमेह की उत्पत्ति होती है। फिर प्रमेह के 3 दोष बताए गए हैं। कफ सपित्तम पवनश्च दोष, यानी कि प्रमेह में त्रिदोष जो है, त्रिदोष होता है और मुख्य रूप से जो है कफ दोष इसका कारण है, ठीक है। तो त्रिदोष होता है पर प्रमुखतः कफ दोष इसका कारण है। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है बहुद्रव्य श्लेष्म दोषा विशेषा, ये जो है चरक ने निदान स्थान में बताया था। फिर सर्व दोष समुत्थानम सह पिंडिका भी, ये सुश्रुत ने बोले, यानी कि सभी प्रमेह एवं प्रमेह पिंडिकाएं त्रिदोषज होती हैं। तो सभी प्रकार के प्रमेह व प्रमेह पीड़िकाएं क्या है त्रिदोषज होती हैं, ये किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है। फिर प्रमेह में दुष्य के विषय में बात करते हैं। तो 10 दुष्य बताए गए हैं। कौन से हैं? तो रस, रक्त, मांस, मेद, ठीक है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ओज, अंबु, लसी, वसा और लसिका, ठीक है। तो जो हमने अभी देखा, तो यहाँ पे आपका वही चीज बताया गया है। बहिद बद्धम मेदो मांस शरीर जल क्लेद शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका रस ओजस्च संख्याता इति दुष्य विशेषा, ठीक है। पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं प्रमेह का। तो स्वेद, अगंध शिथिलंगता हो गया, संयासन, स्वप्नेशु, अर्तिश्य, इसके अलावा आपका हनत्र जीवा श्रवणो देह घनांगता, केश नख अतिवृद्धि, शीत प्रियत्व, गलतालुशोष, इसके अलावा माधुर्यता, आशय, करपाददह, ठीक है। तो ये सभी जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा मूत्रे अभी धानवती पिपलिकाभिश्च, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो केश नखा नाम च अभिवर्धनम, ये राज्यक्षमा का पूर्व रूप है, ठीक है। जबकि यहाँ पे घनाता केश नख अतिवृद्धि, तो घनाता केश नख अतिवृद्धि, घनंगता केश नख अतिवृद्धि, ये किसका है? प्रमेह का पूर्व रूप है। जबकि केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम ये राजस्यमा का पूर्व रूप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर इसके बाद में माधव निदान के अनुसार क्या बताया गया है, तो माधव निदान के अनुसार यहाँ पे आपका इसका पूर्व रूप बताया गया है। दंतादिनम मलाडयत्वम प्रागुपम पाणिपादयो दहश्चिकणात् देहत्रिट्टा स्वादस्य च जायते। ये क्या है, माधव निदान के अनुसार इसका निदान बताया गया, सॉरी पूर्व रूप बताया गया है। सुश्रुत ने बताया है हस्तपाद तल दह, ठीक है, तो हस्तपाद तल में दह होना, मधुर शुष्क मूत्रता होना, तालु गल जीवा दंतेशु मलोत्पत्ति, केशा नाम जटिल भाव, नखा नाम वृद्धिश्य, ठीक है, तो ये सुश्रुत ने बताया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके सामान्य लक्षण के विषय में बात करते हैं, तो सामान्य लक्षण तेसाम प्रभुत वील मूत्रता, तो सामान्य लक्षण तेसाम प्रभुत वील मूत्रता, ये जो है सामान्य लक्षण है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो साध्य कफुत 10 पित्तजा सड़े याप्य न साध्य पवन चतुष्कगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका साध्यता असाध्यता में बोला गया है। फिर कफच प्रमेय जो होता है उसमें दोष दुष्य जो होते हैं वो समक्रियत्वाद होने के कारण साध्य होते हैं, तो कफच प्रमेय जो है उसमें दोष दुष्य समक्रियत्वाद होने के कारण साध्य होते हैं। पित्तज प्रमेय में दोष दुष्य विषम क्रियत्वाद होने के कारण यहाँ पे होते हैं, और वातज प्रमेय में महाअत्यायिक होने के कारण असाध्य होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रमेय के भेद के विषय में बात करें तो 20 बताए गए हैं, सुश्रुत चरक वांगभट माधव सारंगधर ने 20 भेद बताए हैं, ठीक है। कफच प्रमेय के विषय में बात कर लेते हैं, तो कफच प्रमेय के विषय में आचार्य चरक ने बताया है कि उदक में है जलोपमम, ठीक है, तो उदक में हम जलोपमम, इक्षु में है इक्षुपमम, सांद्र में है घनम, ठीक है। इसके अलावा आपका सांद्र प्रसाद में है घनम चोपरी विप्रसन्नम, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे अपन देखें प्रमुख रूप से तो जो कफच प्रमेय में है उसमें उदक में है तीनों आचार्यों ने, सुश्रुत वांगभट और चरक तीनों ने माने हैं, जबकि सुश्रुत ने जो है इच्छु में के स्थान पे इच्छु बालिका में बताया है, ठीक है, वांगभट ने तो इच्छु में ही माना है। सांद्र में है तीनों आचार्यों ने सिमिलर ही माना है, ठीक है, कफच प्रमेय के अंतर्गत। इसके अलावा सांद्र प्रसाद में के स्थान पे आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने सुरा में माना है, और वांगभट ने भी सुरा में ही बोला है। शुक्ल में शुक्ल वर्ण का जो मूत्र है उसका त्याग करते हैं जो पेशेंट है वो, और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने शुक्ल में के स्थान पे पिष्टि में बोला है, वांगभट ने भी पिष्ट में बोला है, ठीक है, तो पिष्ट में बोले हैं। फिर शुक्र में शुक्र के साथ मूत्र का त्याग करते हैं, ये आपको हमने देखा था, तीनों आचार्यों ने शुक्र में माना है। फिर इसके बाद में है शीत में कफच प्रमेय में, तो शिशिर जो है मूत्र का त्याग करते हैं। बात करें आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने फेन में बोला है शीत में के स्थान पे, और शीत में है जो है वो वांगभट ने भी माना है। सिक्ता में है तीनों आचार्यों ने माना है, बालुकस युक्तम, ठीक है। फिर इसके अंदर सनय में भी तीनों आचार्यों ने माना है, और लाल जो में है वो आचार्य जो चरक है वो मानते हैं और वांगभट मानते हैं, जबकि सुश्रुत ने लवण में माना है, तो ये आपको याद रखना है। फिर पित्तज प्रमेय के विषय में बात करते हैं, तो नील में नील मूत्र का त्याग करना, तीनों आचार्यों ने नील में माना है, ठीक है, सुश्रुत वांगभट चरक। हरिद्रा में भी तीनों आचार्यों ने माना है, हरिद्र मूत्र का त्याग करते हैं इसमें पेशेंट। काल में जो है वो आचार्य चरक बोलते हैं, जबकि चरक और वांगभट क्या है काल में बोलते हैं, जबकि काल में के स्थान पे अम्ल में जो है वो सुश्रुत ने माना है। क्षार में जो है क्षार के समान जो मूत्र का त्याग करना, तीनों आचार्यों ने क्षार में माना है। मंजिष्ठा में है तो मंजिष्ठा के समान मूत्र का त्याग करना, तीनों आचार्यों ने मंजिष्ठा में माना है, और तीनों आचार्यों ने रक्त में भी माना है, तो ये आपको याद रखना है। वातज प्रमेय के विषय में बात करते हैं, तो वातज प्रमेय के विषय में बात करें तो वसा में जो है वो तीनों आचार्यों ने माना है, और आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है वसा मिश्रित मूत्र का त्याग करते हैं रोगी। लसिका में जो है वो आचार्य चरक ने माना है, जबकि हस्ती में है सुश्रुत और वांगभट ने माना है, तो लसिका में के स्थान पे हस्ती में सुश्रुत और वांगभट ने माना है। मज्जा में जो है वो आचार्य चरक ने माना है, मज्जा मूत्र त्याग करते हैं, और वांगभट ने माना है, ठीक है, जबकि मज्जा में के स्थान पे सर्पी में आचार्य सुश्रुत ने माना है। मधुमेह का जो वर्णन है वो आचार्य वांगभट और चरक ने किए हैं। सुश्रुत ने मधुमेह के स्थान पे छौद्र में माना है, और मधुमेह में ओज मिश्रित मूत्र का त्याग करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर प्रमेह की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करते हैं, तो प्रमेह की चिकित्सा सूत्र में क्या बताया गया है चिकित्सा स्थान पे, तो स्थूल प्रमेही बलवाहनी कृशस्थैक परिदुर्बलस्य सवृहणम तत्र कृशस्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिकस्य, यानी कि स्थूल प्रमेह में संशोधन द्वारा चिकित्सा करें, तो स्थूल प्रमेह में क्या है संशोधन के द्वारा चिकित्सा करें, व कृश प्रमेह में संशमन के द्वारा चिकित्सा करें, ये यहाँ पे बोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर संतर्पण के विषय में बताया गया है। संतर्पण में क्या बोला है, ऊर्ध्व तथा अधश्य मले अपनीते महेशु संतर्पण मेव कार्य, यानी कि जब ऊर्ध्व व अधा मार्ग से मल का शोधन हो जाए तब प्रमेह में संतर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ये संतर्पण में बताया गया है। फिर स्थूल प्रमेही के संतर्पण में युक्ति के विषय में बात करते हैं। तो स्थूल प्रमेही के संतर्पण में युक्ति में बताया गया है, गुल्मः क्षयो मेहन बस्ति शूलम मूत्रग्रहस्य आप्तर्पणम प्रमेहिणी स्यु परितर्पणाति कार्याणि तस्य प्रसमीक्ष वहन्ति। अर्थात बोला गया है कि यदि बलवान प्रमेही के संशोधन के पश्चात उसका अपतर्पण किया जाता है तो उससे उसमें वायु की वृद्धि होने से कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो वायु की वृद्धि होने के कारण जो है गुल्म, क्षय, इसके अलावा आपका मूत्र मार्ग व वस्ती में वेदना हो सकता है। तो गुल्म, क्षय, मूत्र मार्ग व वस्ती मार्ग में वेदना हो सकता है और मूत्र अवरोध हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर चरक के मत अनुसार बात करें तो प्रमेही रोगी में संशोधनोत्तर सही चिकित्सा उपक्रम परितर्पण है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर प्रमेह में पथ्य के विषय में बात करते हैं। तो प्रमेह में पथ्य यहाँ पे बताया है, यव प्रधान्य भवते प्रमेही, यानी कि प्रमेह में प्रमुख रूप से यव की ही भोजन करानी चाहिए। फिर प्रमेह और मूत्रगत रक्तपित्त के भेद के विषय में बात करते हैं। तो हरिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेहस्य ही पूर्व रूपे यो मूत्रेक्त न वेदत्त रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोपे, यानी कि प्रमेह के पूर्व रूप के बिना जो रोगी हल्दी अथवा रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करे उसको प्रमेह नहीं रक्त पित्त समझना चाहिए। तो प्रमेह के पूर्व रूप के बिना जो रोगी क्या है आपका हरिद्र वर्ण का मूत्र का त्याग कर रहे हैं या रक्त वर्ण का मूत्र का त्याग, हरिद्र अथवा रक्त वर्ण का मूत्र का त्याग कर रहे हैं, तो उसको क्या है प्रमेह नहीं रक्त पित्त समझना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर संसमन योग में कौन से संसमन योग देते हैं, तो यहाँ पे आपका बताया है दर्वी सुराग्य त्रिफला समुस्ता कसाय मुत्क्वाथस्य पीबते प्रमेही। ठीक है, तो कौन सा आपका दारू हरिद्रा हो गया, इसके अलावा देवदारू हो गया, त्रिफला हो गया, मुस्ता का क्वाथ हो गया, मधु हो गया, ये अपने को संसमन योग देना है। इसके अलावा छौद्रेण युक्तम अथम हरिद्रा पीबते रसेन आम्लकी फलानाम, यानी कि हरिद्रा चूर्ण को आम्लकी स्वरस के साथ पीने के लिए देना चाहिए। आचार्य चरक अनुसार कफच प्रमेह और पित्तज प्रमेह नाशक 10-10 कसाय योगों को बताया गया है। ठीक है, तो आचार्य चरक अनुसार कफच प्रमेह व पित्तज प्रमेह नाशक 10-10 कसाय योग बतलाए गए हैं। इसके अलावा स्नेहन बताया गया कि वातज प्रमेह में स्नेहन कराना चाहिए, उदाहरण के लिए त्रिकंटकाग्य स्नेह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विरुक्षण में क्या बोला है, तो बोला है पित्तज एवं कफच प्रमेह में विरुक्षण कराना चाहिए। वैद्य पूर्व कफ पित्तेषु मेहेषु कार्याणाम अपतर्पणानि, यानी कि पित्तज एवं कफच प्रमेह में पूर्व में ही अपतर्पण निर्दिष्ट है। फिर प्रमेह में पेय के विषय में बात कर लेते हैं। तो विजय सारोदक हो गया, इसके अलावा आपका कुशोदक हो गया, मधुदक हो गया, त्रिफला रस हो गया, सिंधु हो गया, माध्विका मदिरा हो गया, इनका पान कराना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। वही श्लोक में भी बोला गया है सौदकम व अत्यम कुशोदकम व मधुकम व त्रिफला रसा व सिधु पिबते निगदम प्रमेही मध्विक चीर अस्तित्व। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर बात कर लेते हैं प्रमेह चिकित्सा में कौन से योग बताए हैं आचार्य चरक सुश्रुत वांगभट्ट ने। तो आचार्य जो चरक है उनका पहले देख लेते हैं। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने फल त्रिकादि क्वाथ का वर्णन किया है। यह जो है सर्व प्रमेह होता है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो फल त्रिकादि क्वाथ का वर्णन करते हुए आचार्य जो चरक है उन्होंने बोला है सर्व प्रमेह होते हैं। इसके अलावा मध्यासों का वर्णन करते हुए बताया है कि कफ पित्त प्रमेह में 2 पल की मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। तो कफ पित्तज प्रमेह में 2 पल की मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लोध्रासव व दंत्यासव का वर्णन किया और भल्लातकासव का वर्णन किया है आचार्य चरक ने। जबकि सुश्रुत ने जो है प्रमेह में सालसल आदि अवलेह व लोहारिष्ट का वर्णन किया है। इसके अलावा स्थापन के अंतर्गत आपका जो आपका सुरसादी व न्योग्रोध आदि गण का जो है स्थापन देना चाहिए, ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। वह प्रमेह पीड़िका में इन्होंने धन्वांतर घृत
व नवायस लौह का प्रयोग बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मधुमेह के विषय में बात करें तो मधुमेह में आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने शिलाजतु, माक्षिक व तुअर तेल का प्रयोग बताए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वांगभट अनुसार बात करें तो वांगभट ने एलादिगण में व्रण रोपण के लिए बोले हैं। तो वांगभट ने क्या है, एलादिगण से व्रण रोपण के लिए बोले हैं। आरगवद आदिगण से उद्वर्तन कहा है व आसन आदिगण से स्नान व परिषेक करने के लिए बोले हैं। इसके अलावा वत्सक आदि गण से क्या है, अन्नपान करना है। ये जो है आचार्य वांगभट ने बताए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर चरक संहिता में मधुमेह की निदान, संप्राप्ति और प्रमेह पीड़िकाओं का सर्वप्रथम वर्णन सूत्र स्थान के अध्याय 17 क्रियंते शीर्षीय जो अध्याय है उसमें आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा चरक ने प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा शल्यविदों से कराने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा शल्यविदों से कराना है। इसके अलावा वंशानुगत प्रमेह के विषय में क्या बोले हैं, तो जातम प्रमेही मधुमेहिनो व न साध्य उक्त सहिते बीज दोषात। ठीक है, तो क्या है, वंशानुगत जो प्रमेह होता है उसे असाध्य बताए हैं यहाँ पे आचार्य चरक ने। सुश्रुत अनुसार मधुमेही में प्राकृतिक निदान, तो मधुमेही के लिए के रोगी में उत्तरोत्तर अधिक पसंद करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सुश्रुत अनुसार मधुमेह में प्राकृतिक निदान में बताया गया है कि मधुमेह के रोगी में उत्तरोत्तर अधिक पसंद करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में चलना यानी कि गमन, खड़े रहना यानी कि स्थान, इसके बाद में बैठना आसन, फिर लेटना शयन, फिर निद्रा स्वप्न। ठीक है, तो ये आपको उत्तरोत्तर जो विधा है वो उसको प्रयोग करना चाहिए सुश्रुत अनुसार मधुमेह में प्राकृतिक निदान में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया है मधुमेह के जो रोगी है उत्तरोत्तर अधिक पसंद करते हैं। सॉरी, ये जो है चीज़ें पसंद करते हैं, यानी कि अगर चलन कर रहे हैं, ठीक है, गमन कर रहे हैं तो खड़े रहना पसंद करेगा, अगर खड़ा है तो बैठेगा बोलेगा, और अगर बैठा है तो लेट जाऊंगा बोलेगा, और लेट गया तो सो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अधिकतर देखने को मिलता है जो प्रमेही व्यक्ति होते हैं उसमें, तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। इसके अलावा दुर्विरेच्यो ही मधुमेहिने भवंती, ये सुश्रुत ने बोले हैं। फिर प्रमेह की निवृत्ति का लक्षण यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, तो प्रमेह की निवृत्ति का लक्षण बताया है मूत्र पिच्छिलम विलनम विशदम तिक्त कटु। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है प्रमेह की निवृत्ति का लक्षण, तो मूत्रम पिच्छिलम अविलम विशदम तिक्त कटुकम। ठीक है, तो ये आपका मूत्र प्रमेह की निवृत्ति का लक्षण है। फिर प्रमेह में रुक्ष उदावर्तन, इसके अलावा व्यायाम, रात्रि जागरण व कफ मेद नाशक वस्तुओं का बाह्य व अभ्यंतर प्रयोग करने के विषय में वांगभट ने बोले हैं। तो प्रमेह में रुक्ष उदावर्तन, व्यायाम, रात्रि जागरण एवं कफ मेद नाशक वस्तुओं का बाह्य व अभ्यंतर प्रयोग करने के विषय में वांगभट ने बोले हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है कालेनोपेक्षिते सर्वे यज्ञंति मधुमेहनम, यानी कि वांगभट अनुसार सभी प्रमेह उपेक्षा करने पर कुछ समय के बाद में मधुमेह में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वांगभट अनुसार सभी प्रमेह उपेक्षा करने पर कुछ समय के बाद में मधुमेह में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रमेह में अयस्कृत का प्रयोग वांगभट ने किया है, तो प्रमेह में अयस्कृत का प्रयोग वांगभट ने किया है। इसके अलावा असन आदि अयस्कृत जो है वातज प्रमेय में बताया है, तो असन आदि अयस्कृति का जो है वर्णन वातज प्रमेय में बताया है। इसके अलावा व्रीह्ये तो औषध आहारे रसय मेदो मूत्रलय कृशम। ठीक है, तो ये यहाँ पे अष्टांग हृदय ने बोले हैं। फिर इसके अलावा सिद्ध सा निघट्टू में रवि गुप्ता ने फल त्रिकादि क्वाद का प्रयोग पांडु चिकित्सा में बताया है, तो ये आपको याद रखना है। सिद्ध सा निघट्टू में रवि गुप्त ने क्या है आपका फल त्रिकादि क्वाद का प्रयोग पांडु चिकित्सा में किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपका जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, यहाँ पे ये जो है फिनिश होता है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।